नमस्कार दोस्तों, आज का एपिसोड एक ऐसी कहानी लेकर आया है जो हिम्मत, उम्मीद और नई सोच की मिसाल है। कैंसर के अर्ली डिटेक्शन ने इनकी ज़िंदगी बचाई और रिकवरी के बाद इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों के लिए समर्पित कर दी। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ी हुई हैं, मिसेस लीका सक्सेना, जिन्हें ओवेरियन और ब्रेस्ट कैंसर दोनों डिटेक्ट हुए थे। आज हम जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में। हाय मैम। हाय। कैसे हैं आप? अच्छी हूँ, बढ़िया लग रहा है यहाँ पर आकर के। अच्छा लग रहा है। तो मैम, आप सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए। मुझे शुरू से ही एक तो बच्चों से बहुत लगाव था, और जब मेरे अपने बच्चे छठी क्लास करके बड़े हो गए तो मुझे लगा कि अब मुझे कुछ समय समाज को देना चाहिए। अगर मैं अपने बच्चों को पाल कर बड़ा कर सकती हूँ। मैं BSc MA BEd हूँ। मैंने कभी लाइफ में कहीं नौकरी नहीं की, सिर्फ बच्चों पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया। और मुझे खुशी है कि आज मेरे बच्चे तीनों ही बहुत बड़ी और ऊंची नौकरियों पे हैं। मेरे दिमाग में एक विचार आया कि चिड़िया भी बच्चों को पालती है, मनुष्य का जीवन लेके आए हो तो कुछ करके जाओ इस धरती के अंदर। भगवान ने मेरे पास एक छोटा सा बच्चा भेजा जिसने मुझसे कहा कि क्या आप मुझे पढ़ा देंगे, मैं आपको 100 रुपये महीना दूंगा। वो झुग्गियों में रहता था। मैंने कहा बेटा, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम्हारे जैसे झुग्गियों में रहने वाले जितने भी बच्चे हैं तुम सबको लेकर मेरे पास आ जाओ, मैं सबको पढ़ाऊँगी। इस तरह से 35 बच्चे मेरे घर में आते गए और मैंने उनको पढ़ाना शुरू किया। कारवां बढ़ता गया, बच्चे बढ़ते चले गए। फिर हमें रेगुलर टीचर्स की ज़रूरत पड़ी और हमने रेगुलर टीचर्स रखी। 1 स्कूल, 2 स्कूल और फिर 3 स्कूल हो गए। आज की तारीख में 3 स्कूल हमारे चल रहे हैं और हम ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हैं। काफ़ी इंस्पायरिंग आपकी जर्नी रही है प्रोफेशनल, और साथ ही साथ आपकी हेल्थ जर्नी भी काफ़ी इंस्पायर्ड है क्योंकि आपने कैंसर को बीट किया है। तो उसके बारे में बात करते हैं। मैम, जब आपको कैंसर पहली बार डायग्नोज हुआ था तो आप कहाँ थे और आपकी लाइफ कैसी थी उस वक्त? उस समय मैं स्कूल के लिए ही काम कर रही थी और मैं सुबह 8 बजे से शाम के 4 बजे तक काम करती थी। और 4 बजे मुझे लगता था कि मैं थक गई हूँ गर्मी बहुत ज़्यादा, तो मैं रेस्ट करती थी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मेरी बेटी आई मेरे पास और उसने कहा मम्मी किसी गायनेक को दिखाते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैंने गायनेक को दिखाया और वहाँ गायनेक को शक हुआ कि मुझे शायद कैंसर हो सकता है। तो मैम, अपने सिम्टम्स के बारे में थोड़ा बताइए कि आपको क्या क्या सिम्टम्स थे और फिर क्या डायग्नोज हुआ? मुझे भयंकर वीकनेस होने लग गई थी, जिसकी वजह से मैं डॉक्टर के पास गई और उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड कराया जो बहुत लंबा था। उस अल्ट्रासाउंड के अंदर वो डॉक्टर पहुंच गई थी इस निष्कर्ष पे कि शायद कुछ गड़बड़ है। फिर उसके बाद मेरी मेमोग्राफी हुई। मेमोग्राफी के बाद मेरा पेट स्कैन हुआ। इन सब चीज़ों से क्लियर हुआ कि मुझको कैंसर है। और जब पता चल गया कि कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, यूट्रस कैंसर है, तो फिर उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू हुआ। और हमने उसमें बिल्कुल भी देरी नहीं करी। जैसे जैसे हमें पता चलता गया कि ये समस्या है तो हम लोगों ने बहुत जल्दी इस ट्रीटमेंट को शुरू कर दिया। हमने सेल्स को बहुत ज़्यादा डेवलप होने का टाइम नहीं दिया और बहुत जल्दी हमने ट्रीटमेंट शुरू किया। तुरंत इलाज? तुरंत इलाज। एक ही बार में पता चल गया था ब्रेस्ट और ओवेरियन या अलग अलग टेस्ट हुए? अलग अलग टेस्ट हुए थे। पहले ओवेरियन का पता चला है, फिर ब्रेस्ट का पता चला है। ब्रेस्ट का इन्होंने बायोप्सी ली थी, उससे क्लियर निकल के आया। उसके बाद मेमोग्राफी भी की थी उन्होंने, उससे ब्रेस्ट का पता चला। दोनों चीज़ों के अलग अलग टेस्ट हुए थे। और यूट्रस के लिए बहुत ही पेनफुल था, बल्कि डॉक्टर मुझ पर गुस्सा भी हो रही थी। तो वो बोले कि आप पूरी तरह से कोऑपरेट करो, नहीं तो मुझे आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। यूट्रस के लिए जो था वो बहुत ही पेनफुल टेस्ट था मेरे। और उसके बाद मेरे तीनों बच्चे वेल टू डू हैं, तीनों बच्चे और उनके स्पाउसेस।
सब लग गए पूरी तरीके से और बेस्ट डॉक्टर्स उन्होंने ढूंढे जो हो सकते थे। मेरे 2 ऑपरेशन एक साथ हुए, एक ही टेबल पर। उसके बाद पता चलता है कि मेरी इंटेस्टाइन ब्लॉक हो गई है और वो बहुत बड़ी क्रिटिकल चीज़ थी। फिर इंटेस्टाइन का ऑपरेशन हुआ और उन्होंने कहा कि 1000 पेशेंट में सिर्फ 1 पेशेंट ही इस बीमारी से बच पाता है। लेकिन ऊपर वाले की बहुत-बहुत धन्यवाद कि मैं उन 1000 लोगों में इकलौती थी जो कि इस बीमारी को बीट करके बाहर आई। तो कुछ ऐसे भी सवाल हैं जो लोग अगर इंटरव्यू ये वाला देखेंगे तो उनको काफ़ी मदद मिलेगी जो इस बीमारी से लड़ रहे हैं इस वक्त। तो जब मैम आपको पहली बार कैंसर डिटेक्ट हुआ था तो उस वक्त आपने क्या महसूस किया? बहुत ज़्यादा थकान थी, बच्चे बताना नहीं चाह रहे थे, बार-बार कह रहे थे आपको कुछ नहीं है, लेकिन मैं समझ चुकी थी कि मुझे कैंसर हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि मुझे कुछ नहीं होगा और लगातार इतने पेनफुल ट्रीटमेंट के बीच में मैं वहाँ यही सर्वे करती थी कि सिस्टर्स इन्होंने क्या पढ़ाई की, क्या लिखाई की, कैसे आगे बढ़े ये लोग और कहाँ तक पहुँचे। तो क्या मैं अपने बच्चों को आगे चलकर इस तरह की पढ़ाई करा सकूँगी? ये जो मेरे अंदर भावना थी, उसने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। उस भयंकर बीमारियों से मुझे लड़ने की पूरी शक्ति दी और मुझे कहीं भी नहीं लगा कि मैं अब इस संसार में नहीं रहूँगी क्योंकि मेरे पास एक गोल था कि मुझे कुछ बच्चों के लिए करना है। उस वक्त भी आप बच्चों के लिए हाँ, सोच उस समय भी मैं बच्चों के लिए ही सोच रही थी कि कैसे मुझे बच्चों को, अपनी लड़कियों को, स्पेशली लड़कियों के लिए, कि मैं उन्हें कैसे आगे निकालूँ, कैसे स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाऊँ, जो अब हम शुरू कर चुके हैं, और कैसे इन बच्चों को मैं अपने पैरों पर खड़ा करूँ। अर्ली डिटेक्शन की वजह से आपको लगता है कि आप कैंसर जल्दी हरा पाए क्योंकि आपने कैंसर को अर्ली डिटेक्ट कर लिया था? क्या मानना है आपका इस? डॉक्टर्स की सही जगह तक हमारा पहुंच जाना कि कौन सा डॉक्टर बेस्ट होगा, बच्चों की सेवा, मेरे हस्बैंड की बहुत अधिक पूजा पाठ, मेरे स्कूल के बच्चों ने, जिस समय मेरा ऑपरेशन चल रहा है उस समय 1200 बच्चे खड़े हुए मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मेरी टीचर्स मेरे लिए प्रार्थना कर रही हैं। आश्चर्य की बात होगी, मेरा ड्राइवर वो मेरे लिए हवन कर रहा है और वो मौजूद रहता था मेरे ऑपरेशन के टाइम पर वहाँ बैठा हुआ। तो जब इतने सारे लोग मेरे लिए दुआ कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो होना ही था, अच्छा ही होना था। मैं कहीं हार नहीं महसूस कर रही थी कि मुझे कहीं भी नहीं लगा इनफेक्ट कि मैं मर जाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं लगा। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी, जबकि बहुत पेनफुल होता है ये सारा ट्रीटमेंट, उसमें मुझे कहीं नहीं ऐसा लगा मन से कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रहूँगी। काफ़ी पॉजिटिव आपका माइंडसेट है। लेकिन मैम जब हम खुद कैंसर से जैसे बैटल कर रहे होते हैं तो हमारे साथ एक केयर गिवर का भी बहुत बड़ा रोल होता है जो हमारा पूरा ख्याल रखता है। तो वो केयर गिवर के बारे में बताइए कि उनके लिए क्या कितना चैलेंजिंग था या उनका क्या रोल था आपकी लाइफ में जो आपके केयर गिवर थे? केयर गिवर्स में बच्चे थे जो हर पल मेरे को मॉनिटर कर रहे थे। हर पल जब वो मिलने का टाइम होता था वो आते थे, मुझे सपोर्ट करते थे और कहते थे मम्मी आपको घबराना नहीं है। मेरा बेटा दुबई से एक अच्छी नौकरी छोड़ करके, उसने नौकरी छोड़ दी लाइफ लॉन्ग, मेरे पास आ गया। मेरी बहू हर समय वहाँ मेरे पास मौजूद है। तो मेरा ये देखना कि सारे बच्चे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं हर समय, मेरे हस्बैंड, सबका बहुत ज़्यादा सपोर्ट मुझे मिला और इन लोगों की दुआएं, प्रार्थना जो हर समय मेरे साथ थी। मतलब एक ऐसी बैक फोर्स मैंने महसूस की जो मेरे पीछे चल रही थी कहीं से, है ना। और मुझे एक प्रेरणा मिली, वो मेरी इनर फीलिंग थी कि मुझे अभी कुछ करना बाकी है इस दुनिया में, मेरे पास काम है, मुझे कुछ करना है, जिसने मुझे जीवित रखा। और कभी ऐसा महसूस हुआ केयर गिवर के लिए कि कोई इतना ज़्यादा परेशान हो रहा है, कभी ऐसा परेशानी वाला माहौल कभी बना इस सब पूरे प्रोसेस में कि कभी भी कुछ ऐसा लगा हो कि मेरे ऊपर ज़्यादा बर्डन आ रहा है एक केयर गिवर के ऊपर और आपको ऐसा लगा हो कि अरे मेरी वजह से केयर गिवर इतना परेशान, कभी भी ऐसा कुछ? कभी भी ऐसा नहीं था, अच्छा। ना फाइनेंशियल ना फिजिकल। मैंने किसी की आंख में कभी ये नहीं महसूस किया कि फाइनेंशियली इतना ज़्यादा खर्चा। मैंने कहा ना, 1 महीने छुट्टी लेकर के सारे लोग उसी हॉस्पिटल में बैठे रहे,
कोई भी जना अपने काम पे नहीं गया। इवन कई लोगों ने मेरे हस्बैंड को ऑफ़र किया कि अगर आपको रुपए की कहीं ज़रूरत है तो हम लोग खड़े हैं। बहुत बड़ी बात है। शहर के लोगों ने यहाँ तक हमें सपोर्ट किया। हालाँकि ज़रूरत नहीं पड़ी उसकी, लेकिन उन्होंने मतलब एक मॉरल सपोर्ट था। एक जेस्चर भी काफ़ी होता है। हाँ, एक मॉरल, क्योंकि पूरे शहर में जितने लोगों के हम बीच रहते हैं, कई सारे डॉक्टर्स हैं, सबको ये जान के आश्चर्य हो रहा था कि लीका सक्सेना को कैंसर हो गया। अपने आप में एक अजीब चीज़ थी कि इस लेडी को कैसे कैंसर हो गया, और हम पहचान भी नहीं पाए कि उनको कैंसर हो चुका है। वो अपने को कहीं गिल्टी फील कर रहे थे डॉक्टर्स, कि हम बता नहीं पाए कि उनको कैंसर हो गया है। मेरा नाम महेश सक्सेना है। लीका सक्सेना जी रिश्ते में मेरी पत्नी है, और साथ में हमारे लोकमंच का जो शिक्षा प्रकल्प है, बच्चों के स्कूलों के सेवारत हैं। असल में जिस दौर से हम गुजरे पिछले 6 सालों से, मैं समझता हूँ वो सबसे ज़्यादा शॉकिंग स्टेज होती है जब पता चलता है क्या बीमारी है। उसके बाद सर्जरी होती है। वो इमीडिएट ट्रॉमा तो होता है अफेक्टेड परिवार के लोगों के ऊपर और मिलने वालों के ऊपर, लेकिन सबसे ज़्यादा कठिन जिस दौर से गुजरती है वो स्वयं पेशेंट सर्जरी के बाद जिस कीमोथेरेपी, जिस रेडिएशन से गुजरे हैं, वो सिर्फ इन्हीं को पता होगा। और उस समय इन्होंने किस बहादुरी से जब ये उससे बाहर निकली और हम लोगों की तरफ मुस्कुरा के देखा, हम जानते थे ये सिर्फ हमें खुश कर रही हैं। शी वांट्स टू कन्विंस अस, नो प्रॉब्लम, आई एम फिट। ऑल्दो हम जानते हैं कि कितना पेनफुल होता है कीमोथेरेपी और रेडिएशन, तो ख़ास तौर से। तो इस दौर में सबसे ज़्यादा जो भुक्तभोगी है वो हमारी पत्नी है, लेकिन इनके साथ खड़े हुए जो लोग थे परिवार के, वो शायद इनके सहारा था। और शायद सर्जरी तक पेशेंट बहुत कुछ नहीं सोच पाता, लेकिन जब वो उस इलाज के दौर में चलता है, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, तब उसके पास एक मकसद होता है, मुझे खड़ा होना है अपनों के लिए। और वो जो ताकत है वही खड़ा करती है, क्योंकि कीमोथेरेपी और रेडिएशन में बहुत सारे लोग बीच में सकम टू दैट प्रॉब्लम हो जाते हैं। बहुत सारे लोग उसको चीखने लगते हैं, नहीं बियर कर पाते हैं। लेकिन इसमें वास्तव में इनका बहुत योगदान रहा कि इन्होंने मजबूती से सहा। और वर्स्ट जो उसके बाद लास्ट स्टेज होती है कैंसर पेशेंट्स की, इस इलाज के बाद जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं दवाइयों के, कहीं मेंटल डिप्रेशन, कहीं डाइजेस्टिव सिस्टम का डिस्टर्ब होना, कहीं किसी भी पार्ट का फ्रोज़न शोल्डर हो जाना, कहीं ना चल पाना, तरह तरह के जो कॉम्बिनेशन जो आते हैं, शायद 2 साल इस सब से गुजरी हैं। लेकिन हम यही कहेंगे कि जो लोग कैंसर सर्वाइवर्स होते हैं वो इसीलिए विजेता कहलाते हैं कि वो इस सब दौर से गुजरते हैं। उसमें परिवार और अपनों का तो होता है, और इनके पास एक लक्ष्य था। जब ये ठीक होने लगी तो इन्हें फिर अपने बच्चे याद आए और अपना स्कूल याद आया, तो शायद इसने इन्हें ताकत दी कि आगे बढ़ो। जीवन आगे बढ़ने का ही नाम है। जब भी हम ठहर जाएंगे तभी जीवन का अंत हो जाता है। अब जो है इनका हर 6 महीने में एक टेस्ट होता है, वहाँ जाते हैं, डॉक्टर्स उसकी रिपोर्ट देते हैं। अकॉर्डिंग टू देम शी इज़ फिट, सो वी कैन से शी इज़ रियली कैंसर सर्वाइवर। पॉजिटिव माइंडसेट का भी काफ़ी रोल रहा है आपकी पूरी जर्नी में। पॉजिटिव माइंड का बहुत रोल रहा है। मुझे दिन भर नींद आती थी और रात भर मैं जगती थी वहाँ हॉस्पिटल के अंदर। और रात भर जब वो नर्सेस होते थे, मैं उन सब की बातें सुनती थी वहाँ पर जागृत। मतलब इतनी सारी दवाइयाँ दी जाती हैं कि आप सेडेशन की स्थिति में रहते ही हो। तो रात में उन नर्सेस का वहाँ हुल्लड़ मचाना, उनकी बातचीत करना, वो सब मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने कहा ये लोग अपनी रात किस तरह से काट रहे हैं, कोई सो नहीं रहा है वहाँ हॉस्पिटल के अंदर। उन्होंने भी एक ज़रिया बनाया हुआ था कि किस तरह से हंसी मजाक करके वो सारे सिस्टर्स ड्यूटी पे भी हैं
व्यस्त भी हैं और किसी भी पेशेंट के साथ इल ट्रीटमेंट नहीं कर रहे थे। ये बहुत बड़ी चीज़ मैंने उस हॉस्पिटल के अंदर देखी, जिसने मुझे मोटिवेट किया कि आपको भी अपने स्टाफ को इतना सिखाना है कि वो किसी के साथ इल ट्रीट ना करें लाइफ में। मैंने उनसे ये सीखा। काफ़ी पॉजिटिव इंसान हो आप, हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकाल ही लेते हो। तो ये तो मैम आपके इमोशनल, आपने बताया कि इमोशनली आप कितना अंदर से स्ट्रांग रही हो, लेकिन फिज़िकल चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं। ट्रीटमेंट के दौरान वो आपका कैसा समय रहा जब आप ट्रीटमेंट से गुजर रहे थे? फिज़िकली तो बहुत पेनफुल होता है ट्रीटमेंट। आपको कई-कई दिन तक पानी की एक बूंद भी नसीब नहीं होती है। लेकिन वहाँ जो डॉक्टर्स मेरा ट्रीटमेंट करते थे, तो वो कहते थे ये हमारी गाय है मेरे लिए, मेरा गौ पेशेंट है ये। और ये कभी चिल्लाता नहीं, शोर नहीं मचाता। कई डॉक्टर्स ने मेरे बारे में यही कहा कि मैं थोड़ा दर्द सह लेती थी शायद, इसीलिए डॉक्टर्स को लगा कि बहुत ही कोऑपरेटिव पेशेंट है ये। एक और सवाल मैम जो बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए जानना, आप अपनी जर्नी से क्या एडवाइस देना चाहते हैं उन लोगों को जिनको अभी कैंसर है या जो कैंसर से लड़ रहे हैं? सबसे पहले लेडीज़ को अपने चेकअप कराने बहुत ज़रूरी है। बहुत शहर जागरूक है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी बहुत सारे चेकअप हो रहे हैं। सर्वाइकल कैंसर के तो बहुत सारा आ ही गया है। इसके अलावा मेमोग्राफी करा करके आप लोग पता लगा सकते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा होता है लेडीज़ में। तो हमें डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए और डरना नहीं चाहिए। और कोशिश ये करनी चाहिए, कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत जगह चलते हैं, तो उनको अटेंड करें, डॉक्टर की दी हुई सलाह को मानें। और उसके बाद अगर आपके अंदर कोई सिम्टम आ रहा है तो उससे घबराएं नहीं, डॉक्टर से परामर्श करें। और फिर भी अगर आप हॉस्पिटल पहुंच गए हैं, आप ट्रीटमेंट में हैं, तब भी आपको डरना घबराना नहीं है। आपको अपनी ये सोच के चलना है कि मेरी तो भी लाइफ बहुत ज़्यादा है और अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाना है कि मुझे उस लक्ष्य तक पहुंचना है। तो आप हर हालत में कैंसर से बाहर निकलेंगे और अपने लक्ष्य को अचीव करेंगे। जैसे आपके साथ एक पूरी आपकी केयरगिवर की टीम थी, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो भी कैंसर को फाइट करें, उनके भी केयरगिवर्स हैं, तो उनके लिए कोई सलाह या कोई एडवाइस या मैसेज अगर आप देना चाहो तो? केयर गिवर्स के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगी कि वो भी पेशेंस रखें अपने अंदर। जब वो उनकी सेवा कर ही रहे हैं तो पेशेंस रखें। ये उनके अंदर हिम्मत होनी चाहिए कि उनका पेशेंट भी बाहर आएगा। वो बीच में अपने साथी को छोड़ ना दें। अगर वो केयर कर रहे हैं तो करते रहें, तो उनका जो पेशेंट है वो हर हालत में बाहर आएगा। तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स भी काफ़ी मोटिवेटेड फील कर रहे होंगे ये पूरा एपिसोड देखने के बाद। तो दोस्तों, मिसेस लीका सक्सेना की कहानी हमें ये समझाती है कि कैंसर से लड़ाई मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं। अर्ली डिटेक्शन, परिवार का सपोर्ट और हिम्मत, ये तीनों मिलकर ज़िंदगी को नई रोशनी देते हैं। और रिकवरी के बाद अगर हम अपनी ज़िंदगी दूसरों के लिए समर्पित कर दें तो उससे बड़ी जीत और क्या हो सकती है। तो आपने सुनी एक कहानी कैंसर को हराने की, ज़िंदगी को एक नई शुरुआत देने की। अगर आपके पास भी ऐसा कोई सफ़र है जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं और सबको बताना चाहते हैं कि आपने कैसे कैंसर को मात देके अपनी ज़िंदगी को एक नई शुरुआत दी, तो अपनी रील पोस्ट कीजिए, हमें @newstak official पर टैग कीजिए और इस्तेमाल कीजिए #शुरुआत। धन्यवाद।